हमने सुना है लोहिया जी ने कहा है कि जिस प्रकार रोटी तवे पर एक बार छोड़ दी जाए लगातार तो वो जल जाती है, वैसे ही राजनीति में सत्ता होती है। सत्ता को हमेशा अगर बदलते नहीं रहेंगे तो समाज जल जाता है, और इसके गवाह आप सभी हैं कि समाज जल रहा है, लोग परेशान हैं, अफसरशाही बढ़ी हुई है, और महागठबंधन के सरकार की आवश्यकता हमारे समाज को है। और हम सभी भाई महागठबंधन के सारे घटक दल एकजुट हैं और एकजुटता से इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मुकेश सहनी के सचिव सिपाही विजय चौधरी का दस्ता में आज यहाँ पे मीटिंग सब रखा गया। लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे यहाँ पे। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अमित गिर, उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है। तो इस बैठक के बारे में, खास करके विजय चौधरी के बारे में, राहुल चौधरी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, विजय चौधरी जी हमारे युवा साथी हैं और वीआईपी जो कि हमारे गठबंधन का एक मुख्य हिस्सा है, और उस हिस्सा को इस जिले में इनका नेतृत्व प्राप्त है। तो हम यही अपेक्षा करते हैं और ये हमें प्राप्त भी हो रहा है कि इस चुनाव में ये हमारा नेतृत्व करें, हमारा मार्गदर्शन करें और इस नैया को निषाद राज की तरह जरूर पार कराएं। यहाँ पर लड़ाई तिलकोड़िया बन जा रही है, जो नौते में सबक लड़ाई तिलकोड़िया बन जा रही है, इस पर क्या करना चाहिए? चुनाव जो है विगत 20 वर्षों में हमने देखा है कि बिहार का चुनाव बाइपोलर होता है, द्विपक्षीय होता है। उसमें तीसरे पक्ष के लिए कोई जगह होती नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। प्रत्याशी चाहे कितना भी एज लेने का कोशिश करे, फाइनली चुनाव बाइपोलर ही होगा और लड़ाई कहीं नहीं है। एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में जनता मन बना चुकी है और निश्चित हम लोग रिजल्ट के दिन भारी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। क्या समस्या है यहाँ पे? नौतन और बैरिया, ये जिला मुख्यालय बेतिया से सबसे नज़दीक 2 प्रखंड हैं, लेकिन लगता है कि सबसे दूर है। विकास से तो कोसों दूर हैं। यहाँ हर गली में विकास नाम का लड़का तो मिलता है, लेकिन विकास नहीं दिखती है। और सड़कों का हाल वैसा ही है। मैं अभी आ रहा हूँ बेतिया से, यहाँ पहुँचने में रास्ते में जाम की समस्या है, सिंगल रोड है, सिंगल पुल है, और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ लोग कहते हैं पलायन की है। तो सरकार ने, लोगों ने बस पलायन का एक ही पक्ष, एक ही चेहरा दिखाया है कि लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं। हम सभी गांव के और देहाती परिवेश से बिलोंग करते हैं। जितने हमारे पत्रकार बंधु हों, हम सभी किसी ना किसी गांव के हिस्सा रहे हैं। और जब हम अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं कि भाई हमारा गांव, हमारी हरियाली, हमारी खेती, हमारा परिवार, हमारा कुनबा क्यों छूट गया, तो हम यही पाते हैं कि हमारे यहाँ गांव में शिक्षा की मूलभूत व्यवस्था नहीं है। बुनियादी शिक्षा शून्य है। जो व्यक्ति मजबूर है आर्थिक रूप से, एकदम गरीबी रेखा के नीचे है, वही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा पा रहा है। अन्यथा लोग, मूलतः पलायन का मूल कारण है कि लोग शहर में जा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं। बेतिया में कोई फैक्ट्री नहीं है, बस बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा का विकास। यहाँ स्वास्थ्य के नाम पर पीएसी है, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। कोई सीरियस हो तो हॉस्पिटल जाते जाते क्या से क्या हो जाता है। चलिए, यदि आप सत्ता में आते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पुल बांध की समस्या है, जो कि कोहना पर जिरवा की है, जो कि वर्तमान विधायक जो कि यहाँ के हैं नारायण प्रसाद और ये जायसवाल जी बार बार शासन देते हैं कि पुल काम अब चालू होता नहीं है। तो क्या विश्वास, उम्मीद जनता आपसे करे कि यदि आप जीते हैं तो उस काम को आप कर पाएंगे? मैं आपके प्रश्न का थोड़ा उल्टा उत्तर देना चाहूँगा। किसी ने कहा है कि सियासत को लहू की आदत है, वरना मुल्क में सब सलामत है। तो हमारे यहाँ लोगों को काम नहीं करनी है तो धर्म जाति में बांट के हम लोगों को वोट ले लेना है। मैं स्कूल में पढ़ता था, तब से इस तटबंध की परेशानी सुन रहा हूँ। बाढ़ आता था, हम लोग चूड़ा मिठा लेके बांटने आते थे। हमारे एक चचा के चंपारण वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हम लोग चूड़ा मिठा लेके कमर भर पानी में घुस के बांटने आते थे। तो हमारी प्राथमिकता होगी, और देखते देखते मैं जवान से अब
बाल भी पकने लगे हैं, लेकिन ना पुल बना ना तटबंध बना। तो ये ज़रूर मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पखनाहट ये पुल का निर्माण हो और बांध मजबूत हो, ताकि हमारे जो कृषक हैं उनकी खेती, उनका परिवार, उनका गांव सुरक्षित हो। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। शिक्षा से जुड़े हुए हैं आप, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा छुपी हुई नहीं है, जैसा अभी आपने बताया। लेकिन क्या आप ऐसी व्यवस्था कर पाने में सक्षम होंगे कम से कम अपने जिले में कि जो कोचिंग व्यवसाय है इस पर असर पड़ेगा? तो क्या ऐसा नहीं है कि भविष्य में आप कोचिंग व्यवसाय के लिए शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे? देखिए, कोचिंग और स्कूल और कॉलेज ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। बिना कॉलेज गए नॉलेज नहीं होता है, और स्कूल का कोचिंग से कोई तालमेल नहीं है। कोचिंग एक शॉर्ट पीरियड का काम है और स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो कहीं ना कहीं स्कूलिंग की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए मेरा पहला प्रयास होगा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ। आप ब्यूटी पार्लर में जाइएगा तो वहाँ सैलून वाले चेहरे पे स्नो पाउडर लगा के हमको स्मार्ट बनाते हैं, और हम लोग स्याही लगा के बच्चों के जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बुनियादी शिक्षा मजबूत हो, ताकि गांव से शहर की चयन हो रहा है, मर्द गांव में खेती कर रहा है और औरत बच्चों को पाल रही है। इस समस्या का निदान पार्टियों ने क्या किया क्या नहीं किया उसमें हमको कोई मतलब नहीं। आपकी विचारधारा, आप अगर जीत के आते हैं तो नौतन बैरिया के लिए आपके जो सर्वांगीण काम होंगे वो उसका एक ब्यौरा छोटा सा। देखिए, 20 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और इन 20 वर्षों में मैंने नौजवानों के लिए काम किया। गांधी ने भारत के लिए काम किया तो वो भारत के नेता बने। लालू जी ने बिहार के लिए काम किया तो वो बिहार के नेता बने। मैंने नौजवानों के लिए काम किया है तो निश्चित मैं नौजवानों का नेता अपने को मानता हूँ। अगर मुझे अवसर मिलता है तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि क्षेत्र की बुनियादी व्यवस्थाओं को, जैसे सड़क, पुल, तटबंध, सिंचाई, इसके लिए मैं अपनी जनता का आवाज़ जो है सदन में उठाऊं और बहुत मजबूत तरीके से उठाऊं। बाकी हमारे नौजवान साथी, आप देख रहे हैं यूथ जो है बिखराव की स्थिति में है। नौकरियां होती हैं लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, बार बार बच्चों को फॉर्म भरना पड़ता है, बार बार एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के चलते जो अभी टीचर की बहाली बीपीएससी से हुई है उसमें आधे यूपी के लोग और दूसरे प्रदेशों से लोग आके यहाँ जमे बैठे हैं और हमारे बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं। तो हमारी पहली पहल होगी कि कैसे हमारा युवा मजबूत हो। उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स सेक्टर में भी काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में भी काम करेंगे और नौजवानों की आवाज़ बन के जरूर सदन में हम इन चीज़ों को। अच्छा, जिस दिन आपका टिकट कंफर्म हुआ उसके अगले दिन से ही आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया, उस पर क्या कहिएगा? सभी मिल रहे हैं, दल है, परिवार की तरह होता है और परिवार में जितने लोग होते हैं, अभी छठ की पूजा आ रहा है, अगर एक घर में 4 भाई हैं तो वो चारों चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा माता पिता हम पे ध्यान। तो सबको उत्साह होता है कि हमें अवसर मिलना चाहिए और पार्टी की एक बहुत समृद्ध कमेटी होती है जिसमें बहुत योग्य और बहुत दूरदर्शी लोग ये निर्धारित करते हैं कि प्रत्याशी किनको बनाए कि सीट निकल के आए। ऐसे तो मेरे सब भाई योग्य हैं, मेरे सभी अभिभावक योग्य हैं, उसमें कोई कम योग्यता का नहीं है, लेकिन सौभाग्यवश मुझे ये अवसर मिला है। अमित भैया लास्ट और नाराज लोग सभी धीरे धीरे अब एक पैटर्न और एक ट्रैक पे हम लोग। कुछ आप ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सदस्य हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने लिया, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। किसी भी दल के सदस्य होने का कुछ ना कुछ तो प्रमाण होता है। जैसे कि आपका फोटो भी वायरल हुआ, जी मैं बता रहा हूँ आंसर नहीं एकदम होना चाहिए एकदम एक्चुअली में हम लोग कहीं गांव में जाते हैं तो लोग जब किसी से उसका परिचय पूछते हैं ना, शहर में बस मैन टू मैन परिचय होता है, देहात में उसका खतियान पूछा जाता है, तुम कौन हो, तुम्हारे बाप कौन थे, तुम्हारे दादा कौन थे।
तो थोड़ा सा मेरे खतियान पे मैं आता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ के वो सब आज़ादी के बाद के कांग्रेसी हैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ जेल काटे हुए थे और वो फ्रीडम फाइटर थे, मरने के दिन तक कांग्रेसी थे। मेरे पिताजी कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, वो एक सामान्य जीवन अपने परिवार को चलाने वाले गृहस्थ का जीवन जीते रहे। मैं आज तक सिर्फ एक पार्टी में रहा हूँ। किसी ज़माने में जब वो महागठबंधन में थी, उपेंद्र कुशवाहा जी के दल में मैं कुछ दिनों तक रहा हूँ और फिर पार्टी का विलय जदयू में हो गया और मैंने पार्टी छोड़ दी और आज फिर से मैं अपने घर कांग्रेस में। इसके अलावा मैं कभी भी किसी दूसरे पार्टी का मेंबर नहीं।